अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। जो अमेरिका और ईरान की जंगबंदी ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। जो ईरान के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका जो वफ्द है वो पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर ताहाल जो है वो हमारी जो हुकूमत है या हुकाम है वो इस कशमकश में मुब्तला है, क्योंकि कोई ऑफिशियल तस्दीक मौसूल नहीं हो रही। और इसकी कन्फर्मेशन अभी कुछ देर कबल जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, उन्होंने भी की है कि वो कोई बाज़ाब्ता तस्दीक की जो या उनकी कन्फर्मेशन चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वैंस वो रास्ते में हैं, वो किसी तीसरे मुल्क में रीफिलिंग के लिए रुके हैं, लेकिन कोई कंफर्म खबर अभी तक वहाँ से भी हमारे सामने इस तरह से नहीं आई कि वो कब पहुँच रहे हैं पाकिस्तान। सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बिगड़ती हुई हमें नज़र आ रही है, अगरचे के मुज़ाकरात जो हैं वो कहा जा रहा था कि वो मंगल के रोज़ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजूहात क्या है? एक बड़ी वजह जो हमारे सामने आई है वो ये है कि ईरान ये समझता है या ईरान का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि वो जो है वो इन धमकियों के साथ और इस प्रेशर के साथ वो मुज़ाकरात नहीं करेगा, ना इनसे मरऊब होगा। ईरानी क़यादत, चाहे ईरानी सदर हों या उनके स्पीकर बाकर कालिबाफ हों, वो सब के सब यही कह रहे हैं कि इस धौंस धांधली के साथ हम जो है वो आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और जो जहाँ तक बात है कि ये मामला असल में बिगड़ा, ज़्यादा मामला उस वक्त बिगड़ा जब अगरचे के जुमे के दिन ईरान ने नाकाबंदी जो थी आबनाए हुर्मुज़ की वो ख़त्म कर दी थी, लेकिन जो अमेरिका ने वो नाकाबंदी जारी रखी, जिसके बाद ईरान की तरफ से सख्त बयानात सामने आए, क्योंकि वो ये समझते थे कि जब उन्होंने नाकाबंदी खोल दी है तो अमेरिका को भी नाकाबंदी ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, उल्टा मामला इतवार के रोज़ जब एक अमेरिकी जो बहरी जहाज़ है उसने जो ईरान का झंडा लगा हुआ जो कंटेनर का बरदार त्यारा था, सॉरी जहाज़ था, उसको बहरी जहाज़ को रोक लिया, रोक के उसकी तलाशी ली। तब से ये मामला जो है वो मज़ीद बिगड़ता चला गया। अब जो पीर वाले दिन सुबह आपने देखा कि जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल वकाई, उन्होंने आकर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ना आने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद बहुत सी पेशरफ़्त सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि अगर जेडी वैंस वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं तो अल्टीमेटली ईरान से वफ्द जो है वो ज़रूर आएगा। लेकिन अब तक जो वज़ीर इत्तलात ने हमें इत्तला अभी पहुंचाई है उसके साथ सामने ये बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि ईरानी जो डेलीगेशन है उसकी तरफ से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इरफान फ़ानी, माहिर हैं आलमी अमूर के। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर इरफान साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा आपको लग रहा है इस वक्त जो सिचुएशन है, ये 2 हफ्तों की जंगबंदी जो है उसके अंदर ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं, जो अमरीकी सदर हैं वो बड़े बोल्ड अल्फाज में कह रहे हैं, अगरचे कि वो किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस जंगबंदी में तोसी नहीं की जाएगी। वो साथ ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं ईरान के साथ, डील बस होने वाली है। ये सारी बातें मतलब कोई एक साइड समझ में नहीं आती। यही शायद ईरानी क़यादत भी कह रही है कि उनके मुतज़ाद बयानात सामने आते हैं जिससे कोई कन्फर्मेशन का कोई एलिमेंट नहीं नज़र आता है, जिससे कोई बंदा समझ सके कि वो क्या चाहते हैं। तो ये जो इस किस्म के बयानात के साथ आपको लगता है कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आने पर रजामंद हो जाएगा? पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है और भी दोस्त ममालिक जो होंगे वो भी कोशिशें कर रहे होंगे। तो और दूसरा ये कि ये मुज़ाकरात किसी तोड़ आपको लगते नज़र आ रहे हैं पहुँच सकेंगे? देखें जी, आज जो आपने अभी शुरू में बात की है किस तरीके से ईरान के दरमियान में और अमेरिका के दरमियान में जो इस वक्त मिसट्रस्ट आपको नज़र आ रहा है, बुनियादी तौर पर जो सफारतकारी का अमल होता है ना, सफारतकारी का अमल जो है इसको आप किसी एक टेबल टॉक तक इसको आप मखसूस नहीं कर सकते हैं। सफारतकारी एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जो कि कॉन्टीन्यूस होता है, जिसमें तसलसल होता है और जिसके अंदर जो कि जारी रहता है। पहला हमारे पास अप्रैल के अंदर 11 अप्रैल को जो टॉक्स हुई इस्लामाबाद में ईरान के और अमेरिका के दरमियान में, उसके बाद एक दफ़ा तो ये लगा था जैसे कि ये सारी टॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं और किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर ये नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही जेडी वैंस साहब वापस जाते हैं, लेकिन जाते हुए वो कहते हैं जी टेबल के ऊपर हम एक चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं कि अगर तो ईरान इस डील के ऊपर आ जाता है तो अल्टीमेटली हम दोबारा से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों से
हमारे फील्ड मार्शल साहब आपको ईरान में नजर आते हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मशरिक़ वुस्ता में नजर आते हैं, सऊदी अरेबिया से कतर जाते हैं, कतर से टर्की में जाते हैं, अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम को वहाँ पे जाके वो स्पीच देते हैं। तो ये सारे का सारा सिनेरियो वो था कि जिसके अंदर आपने ईरान के वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और उन तमाम रिजर्वेशन को दूर करना था जो ईरान की तरफ से थी। देखिए, जो दोनों फ्री कैन हैं उनके दरमियान में जीरो ट्रस्ट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों फ्री कैन का जिस रियासत के ऊपर ट्रस्ट है ना वो पाकिस्तान है। अब अमेरिका के भी पाकिस्तान के साथ वैसे ही ताल्लुकात हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी फील्ड मार्शल साहब के ऊपर वैसे ही ट्रस्ट रखता है जिस तरीके से ईरानियन क़यादत जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब के ऊपर ट्रस्ट रखती है। तो ये वो सारा सिनेरियो है जिसके अंदर इस वक्त दोनों फ्री कैन एक दूसरे के साथ। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है, अगरचे के फील्ड मार्शल साहब भी तेहरान गए थे और काफ़ी उसके बारे में भी खबरें आई कि वो दौरा भी कामयाब रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो एतमाद ईरान भी रखता है, अमेरिका भी रखता है। अमेरिका से तो डेलीगेशन आने की बात हो रही है, यकीनन वो पाकिस्तान उस सूरत में पहुंचेगा जब ईरानी जो डेलीगेशन है उसकी कन्फर्मेशन उसको मिल जाएगा वो पाकिस्तान आए, क्योंकि ये सुबकी तो अमेरिका नहीं लेगा ना कि वो यहाँ अगर बैठ गए और ईरानी नहीं आ रहे। इस सिचुएशन में वो एतमाद ईरान के पास है, लेकिन उसके बावजूद ईरानी डेलीगेशन की तरफ से जो कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही, आपको लगता है ये अब ईरान की तरफ से कोई प्रेशर टैक्टिक है या वाकयातन ये जिस एतमाद की आप बात करें, अदम एतमाद तो है ही, और अदम एतमाद होता है तो जंग होती है, अदम एतमाद होता है तो जो झगड़ा होता है, और उसके बाद उसी अदम एतमाद के रहते हुए फिर एतमाद की फ़िज़ा कायम की जाती है, उसके लिए CBMs किए जाते हैं, उसके लिए बात आगे बढ़ती है। तो ख्याल ये था कि पिछले मुज़ाकरात में जो बात रह गई उसको अब आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से मामला शुरू होगा, लेकिन ये तो मिल बैठने का वक्त ही दोबारा नहीं आ पा रहा। देखिए रुशाद साहब, एक हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ब्रिंकमैनशिप की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये होता है कि दो फ्री कैन हैं और दोनों फ्री कैन जो हैं वो दुश्मन है, वो एक दूसरे के साथ जंग की हालत में हैं और दोनों इस तरह की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो दूसरा फ्री कैन है वो पसपाई इख्तियार कर ले। ये ऐसे ही है कि जैसे दो तरफ से 100 की रफ्तार से दो गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं और दोनों फ्री कैन जो हैं उनमें से ये देखता है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कि कौन पहले अपने रास्ते को तब्दील करेगा। ईरान जो है ना ये टेबल टॉक का मास्टर है। ईरान ने इंतहाई संजीदगी के साथ, पूरी तारीख ये बताती है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ, 8 साल अमेरिका और दीगर जो मगरबी रियासतें थी वो इत्तफाक किया। बिल्कुल अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कोई इस तरह की डील हो जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी बेहतर डील हो। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो स्टीव विटकॉफ हैं, जैरेड कुशनर हैं, ये वो लोग हैं, इवन के जो जेडी वैंस हैं वो भी 2022 से पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो एक तरफ आपको लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, रियल एस्टेट चलाने वाले लोग हैं और उनका बैकग्राउंड सफारतकारी का है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो ईरान का फ्रीक है वो आपको नजर आता है, वो मंचे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, PhD डॉक्टर्स हैं और उनका एक अरसे से मगरबी ताकतों के साथ और अमेरिका के साथ मिलकर वो मुज़ाकरात की टेबल्स के ऊपर बैठते रहे हैं। लिहाजा इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मेन इसमें आप कह लो कि बोन ऑफ कंटेंशन बन रही है वो है दोनों फ्री कैन के अपने मिजाज। एक तरफ संजीदगी है, एक तरफ मैच्योरिटी है और एक तरफ जो इंटरनेशनली जो डेमोक्रेटिक मोरालिटीज हैं उनके ऊपर उनको फॉलो करते हुए एक फ्रीक आपको नजर आता है जो कि ईरान है। लेकिन दूसरी तरफ आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुबह को एक स्टेटमेंट देते हैं, दोपहर को एक स्टेटमेंट देते हैं और रात को एक स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो भी अपनी एक स्ट्रैटेजी अप्लाई की हुई है ताकि उन्होंने अवाम को भी खुश रखना है, जो अमेरिकन अवाम है, ताकि लोग ये ना कहें कि ईरान से एक ग्लोबल पावर जो है वो शिकस्त खा चुका है, और इधर से ईरान ने भी अपने अवाम को खुश रखना है। ईरान का इस वक्त जो रजीम है ना उसमें भी एक आपको रिफ्ट नजर आता है हल्का सा। एक तरफ आपको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हार्डलाइनर्स हैं और कंजर्वेटिव हैं और रिजिड्स हैं और फ्लेक्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ आपको अमेरिकन डेलीगेशन नजर आता है जो कि इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है जो इस रिफ्ट को बढ़ा सकें, और ईरान के अंदर जो डिप्लोमेटिक और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जैसे बाकर कालीबाफ हैं, उनके वजीर खारजा अराक्ची साहब हैं, ये प्योरली पॉलिटिशियंस हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं और ये चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं। तो इस वक्त अब देखना ये है कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है
उस डिसीजन को क्या इराक़ची साहब का डिसीजन फाइनल होगा, या इराक़ची साहब एक डिसीजन लेते हैं कि हम जंग बंदी की तरफ आ रहे हैं, और IRGC क्या इस बात के ऊपर इत्तेफाक करेंगे कि वो भी जंग बंदी की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा ईरान के अंदर भी इन दोनों ग्रुप्स के अंदर कंसेंसस की जरूरत है, जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि हम प्रेशराइज करके, टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हम आपकी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एक तरफ वो कैरेट का इस्तेमाल कर रहा है, डॉक्टर साहब इसमें दूसरी तरफ स्टिक। डॉक्टर साहब एक अहम चीज ये भी है, इसमें समझने की बात ये भी है कि ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेच्योरिटी जो है, आपने कहा वो संजीदा हैं, मेच्योर हैं, वेस्ट को डील करते आए हैं, लेकिन मेच्योरिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और एवरीवन नोज के इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि बहरहाल ईरान रेजिलिएंट था, ईरान ने रेजिलियंस दिखाई जिसकी वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वगरना अगर वो रेजिलियंस ना दिखाता तो शायद उसका हाल फ़लस्तीन वाला होता। मैं इस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ ईरानी जो इस वक्त हैं उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा तो बहरहाल करना, क्योंकि अदरवाइज खुदा ना खास्ता जंग बंदी जो है वो अगर नहीं होती और अमेरिका दोबारा से हमले शुरू करता है तो पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर का और अदरवाइज ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है। ईरान को रिकवर करते करते 10, 12, 15 साल चाहिए, ये वहाँ के जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। अब मामला ये है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के एलिमेंट को ईरान की तरफ से क्यों सामने नहीं लाया जा रहा, या वो क्यों सामने नहीं आ पा रही। हार्डलाइनर्स इस हद तक कंट्रोल कर रहे हैं कि उनको इस चीज़ की परवाह भी नहीं है कि जो नुकसान खुदा ना खास्ता हो सकता है वो उससे तो कहीं बेहतर है कि मुज़ाकरात की टेबल में बैठकर बात की जाए। अनुशाद साहब, प्रॉब्लम यह है कि ईरान आपसे डिमांड ये कर रहा है कि मुझको ये गारंटी चाहिए कि दोबारा मुझ पे हमला नहीं होगा। जून 2025 में ईरान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की और टेबल टॉक पे बैठ गया। डॉक्टर साहब, फिर कहा सुपर पावर की गारंटी तो सुपर पावर खुद भी नहीं देती। सुपर पावर की गारंटी कब दे सका कोई? अगर आप सच्ची अमली बात मुझसे अगर पूछें या मेरे से बात करें कि अमली तौर पर सुपर पावर की गारंटी कौन दे सकता है, तो फिर ईरान जो है ना, देखिए सुपर पावर को किसी ने तो नथ डालनी है ना। वेनेजुएला के ऊपर वो आते हैं, आपको लगता है कि ईरान नथ डाल सकता है सुपर पावर को? देखिए जी, इस वक्त 40 अगर दिनों की जंग के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप उन 10 नुकात के साथ टेबल पे बैठ रहा है जो ईरान ने दिए हैं, अमेरिका के 15 पॉइंट्स आपको नजर नहीं आ रहे, ईरान के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, और ईरान के पॉइंट्स के ऊपर और इस वक्त भी जेडी वैंस यहां पे आने पर तोल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंग बंदी की तरफ बात कर रहे हैं। देखिए, ईरान के पास खोने के लिए सर कुछ नहीं है। ईरान ने 2 लाख सिविलियन यूनिट्स तबाह कर लिए हैं, उसका कोई $270 बिलियन का असासे जो है उसका तबाह हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तबाह हो चुका है। जो कुछ खोने को है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है। मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, डोमेस्टिकली उसके ऊपर प्रेशर है, रिपब्लिकन डिवाइडेड हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं, इंपीचमेंट की बात हो रही है। लिहाजा इस सारे सिनारियों में डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन किया है इस वक्त जो हमारे डॉक्टर नवीद इलाही साहब हैं, साबिक जॉइंट DG IB रहे हैं, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझते हैं, क्योंकि वो ऐसी पोजीशंस पर काम करते रहे हैं जहां उनको इस चीज़ का खुद से तजर्बा है, सारे मामलात किस तरह से डील किए थे। डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, ये भी बात जो इसकी तरफ अभी डॉक्टर इरफान साहब जो इशारा कर रहे थे कि जो उसकी मुश्किलात हैं अमेरिकी सदर की, वो माने या ना माने, पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए जो भी कहते रहे, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर जो है, अमेरिकी सदर के ऊपर प्रेशर है, ये बात दुरुस्त है। बट स्टिल जो ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर ईरान संजीदा है, जिम्मेदार है, तो उसको जो तबाही खुदा न खास्ता जंग बंदी ख़त्म होने की सूरत में हो सकती है, मज़ीद तबाही कह लेना चाहिए। अगरचे डॉक्टर इरफान कहते हैं कि वो कोई जैसे कह लीजिए कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल खोने के लिए बहुत कुछ हुआ करता है, हमेशा रहा करता है। उस सूरत के अंदर ईरान की साइड से जो अब ये जो टैक्टिक है, इसे असहाब की जंग कह सकते हैं, प्रेशर टैक्टिक है, या वो वाक़यतन उस एतमाद के जो अदम एतमाद की वजह से अब वो बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगा? जी बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो एपिटाइट है मजीद लड़ाई का दोनों ममालिक में नहीं है। ना अमेरिका में एपिटाइट है ना ईरान में है, लेकिन उससे जाहिर है कि वो अपनी कमज़ोरी शो नहीं करना चाहते। और नेगोशिएशन देखें ना, नेगोशिएशन तो हो रही हैं, और आप समझें कि 80-90% नेगोशिएशन हो चुकी। जेडी वैंस केम ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान, तो इसका मतलब एक सीरियसनेस तो थी कि दोनों ने गुफ्तगू करनी है, और उनके भी जो स्पीकर हैं और बाकी डेलीगेशन जो है वो हाई पावर डेलीगेशन यहाँ पे आया। और
इसका मतलब है कि दोनों निगोशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन एक मिसट्रस्ट का या डिसट्रस्ट का एलिमेंट तो मौजूद है, खास तौर पे ईरान के लिए, कि अमेरिका ने जो भी पिछली दफा किया और इस दफा भी दौरान निगोशिएशन उन्होंने हमला करके उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उनको एलिमिनेट किया, और फिर कई बातें करके पीछे हट गया और उस पे स्टेट ऑफ हॉर्मस पे भी ब्लॉकेट पे आ गए, और कई जो मेरा ख्याल है, लेकिन जो बाकी बयानात ट्रम्प के बयानात हैं वो सिर्फ अपना प्रेशर बिल्डिंग गेम टैक्टिक। है, प्रेशर टैक्टिक है, ताकि फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बात करने की कोशिश करें, और यही ईरानियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर ऑफ नर्व्स है, लेकिन मैं कह रहा दोबारा दोनों तैयार हैं गुफ्तगू करने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे हमारा सारा एम्फोसिस इस वक्त जो है, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो फील्ड जर्नलिस्ट है, सारा एम्फोसिस हमारा एनालिसिस पे है कि सरकमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर जा रहे हैं हम। कोई वहां पे अंदाजा नहीं लगा रहा इस्लामाबाद में बैठ के कि वहां पे क्या तैयारियां हैं, जी जी। वहां से खोज लगाने की कोशिश नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है। वहां तो तैयारियां मुकम्मल है अगर डॉक्टर वहां साहब, अब थोड़ी तक सी की जो मेहनत इतलात करें, आई हैं वो तो बिल्कुल भरपूर तैयारियां हैं वहां पर। तो अब आज भी सारा दिन तैयारियों के साथ वक्त जो है ना वो गुजारा जा रहा है, वहां पे तो हर तरह की तैयारी मुकम्मल है। जी जी, मैं सही कह रहे हैं, मैं खुद भी कल परसों वहां पे था, जी जी। तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्टोरी निकालने वाला जो काम था ना वो खत्म हो चुका। कोई ये भी नहीं बता रहा कि सरीना है, मैरियट है, वहां पे तैयारी का आलम क्या है और आइटिनरीज क्या हो रही हैं, या अमेरिका से क्या हो रहा है। लेकिन इसलिए हम अब जो है ट्विटर पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है या बाकी हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसी की बेसिस पे हम अंदाजे और टेबल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर तमाम सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी देखें तो मेरा अंदाजा यही है कि दोनों निगोशिएशन करना चाहते हैं और उनकी मजीद जंग करने की ख्वाहिश नहीं है, कि दोनों के अपने मसाइल मौजूद हैं। ईरान के अपने मसाइल हैं, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री जो है उन माइट ऐसा डिप्लीट हो रही है, और अमेरिका का इंटरनल प्रेशर है, उन्होंने भी अपना इंटरनल प्रेशर फेस करना है जो उसके लिए डिजास्टर्स हो सकता है। तो लेकिन ये इन दो चीजों को देखते हुए अब दोनों ने एंगेज होना है, लेकिन एंगेज होने से पहले वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं जितना भी मैक्सिमम हो सके। अब देखिए लास्ट टाइम जब जेडी वैंस ने खत्म किया, जब टॉक्स खत्म की, तो उन्होंने बात करते हुए प्रेस से ये कहा कि गुड न्यूज इज दैट वी हैड सब्सटेंटिव टॉक्स एंड बैड न्यूज इज वी कुड एग्री ऑन आप दिस कंक्लूड नहीं हो एग्रीमेंट। पाए। और उसकी वजह क्या दी, जो कि बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि एक किस्म की सुपरफ्लूस थी। उन्होंने कहा कि वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट अब वो क्या कह रहे हैं उनसे कि दे शुड शो देयर विल, कि हम इसको दोबारा रिवाइव नहीं करें। यानी बड़ी इनटेंजिबिलिटी पे आ गए कि इनटेंजिबल चीज को तो बड़े आराम से कह सकते हैं हाँ भाई नहीं करेंगे। तो अब दोनों गारंटीज मांग रहे हैं, तो इस बात पे वो अड़ गए लेकिन हैं। डॉक्टर साहब अगर इसके भी ये मैं चीजें समझता हूँ ठीक कि है, रेजोल्यूशन की जी ये चीज़ें ठीक, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, लेकिन ये चीज़ें ठीक है। अब मामला ये है कि हमारे वजीर इत्तलात साहब कहते हैं कि सुबह 4 बज के समथिंग तक का टाइम है, जो भी चंद घंटे एक्चुअली आप इसको यूं कर लिए 8 घंटे तकरीबन रह गए होंगे ये जंगबंदी ख़त्म होने में। अब इस वक्त तक डेलीगेशन ना अमरीकी पहुंचा है ना ईरानी पहुंचा है। पॉइंट क्या है मेरा जिस पे सवाल था वो ये है कि अमरीकी सदर कहते हैं कि मैं जंग में तोज़ी नहीं चाहता, यानी वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे कोई मुआहिदा किया जाए, इस जल्दबाजी के साथ वो प्रेशराइज करते हैं। लेकिन ईरानी जो है वो बिल्कुल उसको बॉदर नहीं कर रहे। जंगबंदी खत्म होने की सूरत में क्या हो सकता है और उसका ईरान को या अमेरिका को क्या खुमियाजा भुगतना, हम तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उन दोनों ममालिक को क्या भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ईरान जो है वो सिर्फ पोस्टरिंग ये कर रहा है कि मुझे जल्दी नहीं। वो तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प भी पोस्टरिंग कर रहे हैं कि नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं है। ईरान इराक वॉर तो 8 साल चली थी, इसको तो अभी 45 दिन हुए हैं। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, ताकि उनको मोल्ड किया जाए और उनको टेबल के ऊपर लाने से पहले जो अचीव करना है वो कर लिया जाए। नेगोशिएशन तो होनी है अब ये, और ये जंग दोबारा नहीं होनी। ना ही दोनों ये चाहते हैं, ना उनका एपिटाइट है। दोनों को बहुत नुकसान उसका होगा। ईरान फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इसका तबाह हो चुका, और ट्रम्प के लिए उसका जो पॉलिटिकल एसेट है वो तबाह हो रहा है।
लेकिन ये बाकी सब तमाम चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये जल्द ही निगोशिएशन होने वाली हैं। ठीक है। लेकिन उस आने से पहले होमवर्क भी जारी है दोनों तरफ से। और ये नहीं है कि इस वक्त जो सामने हमें नजर आ रहा है, पीछे बहुत और अवामिल और कार फरमा है, यानी आपका फैक्टर्स कहना भी है हैं कि इस और हफ्ते में एक्टर्स भी किसी भी हैं। वक्त मुज़ाकरात तो अल्टीमेटली होंगे ही होंगे, इस वक्त में किसी ना किसी वक्त शुरू हो जाएंगे, दोनों डेलीगेशन पहुंच जाएंगे आपके ख्याल से? जी बिल्कुल। जी ठीक। नाजरीन, अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर इरफान साहब, ये जो बात ये कही गई है, ये जो ईरान इराक जंग की बात की जा रही है कि 8 साल जंग लगी रही, उसके नुकसानात भी सबके सामने थे। उन जंगों में और इस जंग में एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है, वो जंगें इलाकाई सतह के ऊपर लड़ी गई और उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को नहीं था। लेकिन ये जो अमेरिका का ईरान पर हमला था, या इसको जो जंग की शक्ल इख्तियार की इसने ईरान की रेजिलियंस की वजह से, इसने बहुत सारे ममालिक को भी अपने लिपेट में ले लिया। और वो ममालिक जहां जंग नहीं थी या जहां हमले नहीं हो रहे थे, चाहे वो ईरान हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन वो भी सब इसकी लपेट में आए हैं, क्योंकि जो दुनिया की ऑयल तरसील की शारक कह सकते हैं एक तरह से, वो शारक बन गई। अगर नहीं भी थी तो वो उसने पूरी जो है वो तेल की जो प्राइसेस हैं उसको ऊपर नीचे करके रख दिया, जिसका नुकसान ये है कि अब वो दुनिया की तमाम मईशतें उससे अफेक्ट हो गई। मैं और आप भी उससे मुतासरा हैं इस वक्त। ये जंग जो है ये तो कंटिन्यू नहीं की जा सकती किसी भी सूरत के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो। इसको कैसे रोकना जो है वो पॉसिबल बनाया जा सकता है, अगर दोनों फर्ज कीजिए कि प्रेशर के चक्कर में या प्रेशर टैक्टिक के चक्कर में अपनी जिद और अना पर कायम रहते हैं और मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाते, फिर किस तरह से इसको रोका जाएगा? देखिए, जो अनाए होते हैं ना, वो तो लीडरशिप का खासा होता है। कोई भी लीडर अना के बगैर होता नहीं है, और जब लीडर्स या मुमालिक अपनी अनाओं के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें तो फिर वो लीडर्स होते ही नहीं है। जो आपने बात की कि पुरानी जंगें और अब की जो जंगें हैं उनके अंदर फर्क, तो ईरान की बेसिकली जो ज्योग्राफी है ना, वो उसकी सबसे पहली डिफेंस लाइन है। जब आप उसको ईरान को देखते हैं, अब तक इराक के साथ भी वो लड़ा और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा 8 साल तक, और फिर 79 से लेके अब तक आप देखते हैं कि उसके ऊपर हर तरह की सैंक्शन लगाई गई, डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके साथ कायम किए गए। लेकिन फिर भी 40 साल अगर आप एक मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगा दें, उनका पंजाबी में हुक्का पानी बंद कर दें, और फिर आप इस वजह से उसके ऊपर हमला करें कि इस वक्त ये अपने वक्त के कमजोर तरीन लम्हे से गुजर रहा है। असाद रजीम जो है शाम में वो कोलैप्स कर चुका है, हौती बागी जो है उनकी कमर टूट चुकी है, हिजबुल्ला जो है वो भी जो है वो कमजोर हो चुका है, तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कोलैप्स कर चुका है। तो ये मुनासिब वक्त है कि ईरान के ऊपर हिट किया जाए, क्योंकि इस वक्त वो उठने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। और उस वक्त के अंदर जब ईरान ने हमला किया और आपने ये समझा ये सबसे ज्यादा कमजोर पोजीशन में है, और यही आपकी मिस कैलकुलेशन है। देखिए, रियासतें अमेरिका जो है स्पेशली, उसने हमेशा मिस कैलकुलेट किया है। चाहे उसने इराक के ऊपर हमला किया तो आप देखते हैं कि आज इराक का क्या हाल है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया 20 साल के बाद, वही दहशतगर्द नेटो के साथ बैठ के टेबल पे पाकिस्तान ने वो दोहा के अंदर अकॉर्ड करवाया और उसको फिर वहां से जाना पड़ा, वहां पे भी मिसकैलकुलेशन हुई। और यहां पे भी अमेरिका पहले दिन से अब तक सूरत हाल को मिसकैलकुलेट कर रहा है। वो ये समझता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्सेज उसके पास है, उसके पास बड़े बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज हैं, तो वो किसी भी मुल्क को अपने घुमंड से, अपने गरूर से, अपनी ताकत से जो है ना उसको सर निगू होने पे मजबूर कर लेंगे। लेकिन जब एक मुल्क की ज्योग्राफी उसका डिफेंस बन जाता है तो फिर यही हशर बड़ी ताकतों का होता है, जो हशर आज आपको अमेरिका का होता हुआ देख रहे हैं। वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खिलवाने आया तो उसने खुद उसका ब्लॉकेट कर दिया, मतलब ब्लॉकिंग को ब्लॉक उसको करना पड़ गया। ये है ईरान की डिफेंस लाइन। अगर वो खारग आइलैंड के ऊपर आता है तो साथ ही उसके पास ईस्टर्न साइड के ऊपर अगर उसको जाना पड़ेगा, वहां से अटैक्स होंगे फौज के ऊपर, तो वो खारग आइलैंड में भी नहीं आ सकता, बूट्स ऑन द ग्राउंड वो रख ही नहीं सकता। लिहाजा और एयर का इस्तेमाल करके, मिलिट्री पावर जो एयर पावर का इस्तेमाल करके वो रजीम को तब्दील कर ही नहीं सकता। देखो, तो बुनियादी मकसद था क्या अमेरिका का ईरान के ऊपर हमले का, क्या हमने रजीम चेंज करना है। देखें, आपने ईरान में भी, इराक में भी रजीम चेंज किया था सद्दाम का, तो क्या रिजल्ट निकला। लीबिया का भी आपने रजीम चेंज किया, क्या रिजल्ट निकला। देखिए, जब तक रजीम की तब्दीली के लिए विद इन द स्टेट जो है वो प्रोटेस्ट नहीं होते, और प्रोटेस्ट जब ऑर्गेनिक नहीं होंगे, अपराइजिंग जब ऑर्गेनिक नहीं होगी, तो कभी भी बाहर से आप इंपोज नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को। जब ईरान के ऊपर आप डेमोक्रेसी को इंपोज करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी बात कि कल अभी अंतालिया का ये जो डिप्लोमेसी फोरम हो रहा था,
उसके अंदर शाम और इजिप्ट के जो सफीर हैं अमेरिका के, उनका नाम डॉम रॉक शायद उनका नाम था, आप उनकी जरा स्पीच तो सुने। तो वो स्पीच के अंदर क्या कह रहे हैं कि हमें इन अरब कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें यहां पे मोनार्कीज रिक्वायर्ड हैं, और वो मोनार्कीज अल्टीमेटली अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, और वो बादशाहतें अमेरिका को ये रियलाइज करवाती हैं कि अगर यहां पे डेमोक्रेसी आ गई या हमारे बिहाफ पे या हमारी जगह पे कोई और वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो आपके जो मफादात इस रीजन के अंदर हैं वो कभी भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। एक तरफ आपका ये नैरेटिव है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप ईरान का रजीम तब्दील करके वहां पे खुशहाली ले आएंगे, प्रोस्पेरिटी ले आएंगे। देखिए, अगर आपने प्रोस्पेरिटी लानी है, प्रोस्पेरिटी, तो आप ऐसा करें, उनके जितने भी एसेट्स हैं उनको रिलीज कर दें, उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो उठा दें। और ईरान ने किस दिन आपको अपना दुश्मन कहा कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूं? ये तो इजराइल ने अमेरिका के कानों के अंदर डाल दिया, और 1990 से पहले तक यही इजराइल जो था ये कोशिश कर रहा था। वो पारसी की अगर आप किताब पढ़ें, यही इजराइल कोशिश कर रहा था कि ईरान के और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हो जाए। ये तो गल्फ वॉर के बाद जब उसको ये पता चला कि अब इजराइल के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ऑयल है कि जो अमेरिका को अट्रैक्ट कर सके, ना इजराइल के पास ऐसी चीजें हैं जो उसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस दे सके इस खित्ते के अंदर। तो उनको यह था कि अगर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो गए तो फिर इजराइल को कौन पूछेगा। लिहाजा इजराइल की हमेशा से यह कोशिश है कि ईरान और अमेरिका के कभी भी रिलेशन नॉर्मलाइज हो ही ना, और इसी वजह से आप देखते हैं कि जब भी टॉक्स होंगी अल्टीमेटली ये जो स्पॉइलर है इजराइल, ये हमेशा इसको स्पॉइल करने की कोशिश करेगा। और इस वक्त इजराइल जो कुछ खो चुका है इस जंग के अंदर, उसकी जो क्रेडिबिलिटी मगरिब में थी वो खत्म हो चुकी। और अमेरिका के अंदर अगर आप अभी जो पोल हुआ है तो डेमोक्रेट्स के अंदर कितने सारे लोग हैं, 40% तकरीबन लोग हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ वोट दिया है। आपका पॉइंट मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर इरफान साहब। डॉक्टर बिलाल शफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर बिलाल, जो इस वक्त हमारी जो डिबेट है वो ठीक है, ये सारी बातें जो डॉक्टर इरफान ने कही हैं वो सब बातें बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव में दुरुस्त हैं, पर मेरा पॉइंट ये था, मैंने जो सवाल किया था वो ये था कि ईरान जो है, अगर फर्ज कीजिए कि जंगबंदी खत्म होती है तो उसके बाद ईरान के पास क्या मामलात या क्या चॉइसेस होंगी और अमेरिका के पास क्या चॉइसेस होंगी। जो डॉक्टर नवीद इलाही हैं उनका कहना यह है कि जो इस वक्त दोनों ममालिक जो हैं वो जंग दोबारा शुरू नहीं कर सकते और वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन जंगबंदी खत्म हो जाती है, उसका वक्त खत्म हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, मेरी भी इसमें यही ओपिनियन है कि जंग जो है इस वक्त ना अमेरिका की टेबल पर है और ना ही ईरान की। अब आपने कहा कि अगर जंगबंदी खत्म हो जाती है तो उसके बाद ईरान का क्या फ्यूचर होगा, यानी ईरानियन कैसे सरवाइव करेंगे। चले इस सवाल को हम ऐसे ले लेते हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन, ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो मैं आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट हिटलर, लेकिन पहली जंग अजीम के बाद जो जर्मनी पर टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज की गई थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आईआर के स्टूडेंट हैं उनके इल्म में होगा, अगर तो ईरान पर वो टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती हैं जिससे ईरान की अपनी सिक्योरिटी, उसका अपना सर्वाइवल, उसका इस खित्ते में जो रोल है, उसकी एक सिविलाइजेशन है, गालबन 2,500-3 हज़ार साल पुरानी उसकी सिविलाइजेशन है, फिर उसके जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, उसके इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो कई गुना बढ़ जाएंगे, तो फिर भी ईरान का सर्वाइवल नहीं है। इस वक्त मेरी जो अदना सी राय है, नाकिस राय है, मैं ये समझता हूं अमेरिका जो है वो ये जंग हार चुका है। ठीक है, आप देखें ना रजीम चेंज कर सका, नई नस्ल आ गई, उसी नजरिए से अटैच है, यानी खमीनी साहब के नजरिए से अटैच है, चाहे उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम कुछ भी है, लेकिन हमें उसे रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं, उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, यूरेनियम की एनरिचमेंट, ये इतनी एम्बिगुअस टर्म है और ये इतनी एम्बिगुअस गेम है कि ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि ईरान कितने % यूरेनियम इनरिच कर चुका हुआ है, नो वन श्योर अबाउट इट, ये सब स्पेकुलेशंस है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर ईरान कल को मान भी लेते कि ठीक है जी, हमने जो यूरेनियम की इतने % इनरिचमेंट किया, आप ये ले ले, क्या गारंटी है कि ईरान ने सारी की सारी यूरेनियम दे दी है। बात इस वक्त है रियासत के सर्वाइवल की। अमेरिका के साथ ना नेटो खड़ा है, ना अमेरिका के साथ यूरोप खड़ा है, ना अमेरिका के साथ अमेरिका की अपनी अवाम नहीं खड़ी। आप देखें ना, अमेरिका सिर्फ अब ये चाह रहा है, या मुझे जितनी डोनाल्ड ट्रंप की समझ आ रही है वो ये बात ठीक है, आपकी दोस्त है, नहीं मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ था। मेरा सवाल जरा ये, ठीक है ये आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह है, वैसे तो न्यूक्लियर मामलात इतने वो इस तरह से उसकी डीलिंग शायद नहीं होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत चल रही हैं। IAEA की इंस्पेक्शंस वहाँ होती रही हैं, वो NPT का सिग्नेटरी है ईरान। आप मेरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरी माइट इज राइट, याद रखिएगा, रियली स्कूल ऑफ थॉट कहता है माइट इज राइट। वो ठीक है,
आईआर पढ़ते हैं ना, मेरा हमें पहले मेरा झूठ बनाया सवाल, जाता है जिसके पास ताकत है दुनिया उसकी है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये था कि मैं ये कह रहा था जी, कि इन केस जंगबंदी का वक्त गुजर जाता है, अगर फर्ज कीजिए जंगबंदी का वक्त गुजर जाता है, ट्रंप ठीक है। साहब ये कह रहे हैं कि मैं जंगबंदी में तोसी नहीं चाहता, ख्याल ये है, हम जो अब तक बात हुई थी वो यही थी कि यकीनन ये दोनों जो हैं वो जंग नहीं करना चाहते, तो किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? सवाल मेरा ये था कि ईरान और अमेरिका फिर आगे किस तरह से बढ़ पाएंगे? चले, मेरी अभी भी राय है जंगबंदी कायम रहेगी। अब आपके मैं सवाल पर आ जाता हूं, अगर जंगबंदी का वक्त गुजर जाता है फिर यही होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ईरान के पास खोने को क्या है? फिर ईरान यहां जो भी करेगा, जो उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जो अमेरिका के एलाइड रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका को यहाँ अड्डे दिए हैं, और इजराइल उसका सबसे बड़ा यहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सारी की सारी अमेरिका लॉबी वो कंट्रोल करता है, उनका मीडिया वो कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम वो कंट्रोल करता है, फिर सबके लिए मौत है। दुनिया की मैशत का पहिया ऐसा जाम होगा, दुनिया को भी मालूम हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है सर। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूं, ये अमेरिका को सूट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सिर्फ ये नहीं कर सकता कि ट्रंप ये चाह रहा है, जो मैं बताना चाह रहा था, कि सिर्फ वो हाथ ऊपर रखकर अमेरिकन अवाम को ये बताना चाह रहा है, देखें जी मैंने अपनी शराइत रखी, मैंने ईरान को बड़ा टफ टाइम दिया। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, अमेरिका इस जंग से ऐसे भागेगा जैसे कोई चोर जेल से भागता है, या कोई करप्शन करता हुआ आदमी पुलिस से भागता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हो या अमेरिका हो, वो इस जंग को नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे ठीक है, बताएं आपका इस वक्त आ गया, जंग आ गया। करने का मतलब क्या है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तबाही। डॉक्टर बिलाल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं डॉक्टर नवीद यही सवाल मैं आपसे करता हूं, मिसाल के तौर पे जब प्रैक्टिकली ये चीजें जो आगे किस तरह, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूं कि ये बात किस तरह से आगे बढ़ेगी। फर्ज करते हैं कि जो जंगबंदी का वक्त खत्म हो जाता है, मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या ट्रंप मजबूर होंगे जंगबंदी अनाउंस करने या उसको एक्सटेंड करने में, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं तोसी नहीं देना चाहता। ये इसी तरह ही बढ़ता रहेगा और जंग नहीं होगी, ये इस तरह का स्टेटस होगा, या आपको लगता है कि अमेरिका हमलावर होगा, एक दफा वो प्रॉपर तरीके से ईरान को ये कन्वे करेगा, उसके लिए अगर उसको हमला करके भी करना पड़ता है तो वो कोई ना करेगा, जिस तरह उसने आबनाए हरमज की नाकाबंदी के दौरान ईरान जो 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 झंडा बरदार त्यारा था, सॉरी बहरी जहाज था, उसको रोका था? जी, मैं इस पे मेरे ख्याल 3 पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये ठीक है कि अगले जो 24 आवर्स हैं दे आर वेरी क्रिटिकल, जी, क्योंकि जो हालात हैं, मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट है, और जिस तरह की जो स्पारिंग हो रही है स्टेटमेंट्स की, उससे माहौल जो है वो कशीदा मजीद हो रहा है। दूसरी बात जो मैंने पहले अर्ज की थी कि बज़ाहिर दोनों के पास ये एपिटाइट नहीं है कि मजीद लड़ाई करना चाहें, उनकी अपनी अपनी वजूहात हैं जो सब जानते हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये है कि मैं अभी भी होपफुल हूँ कि ये इस दौरान बैक एंड पे जो एफर्ट्स हो रही हैं वो मटीरियलाइज हो सकती हैं। ठीक। क्रिटिकल होने के बावजूद मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि उनमें देखना, एक तो है ना कि वो जब आए थे उस पर जंग करना चाहते थे, अब वो जंग नहीं करना चाहते, वजूहत जो भी हो दोनों पार्टीज। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान ने रेजिलियंस का मुजाहरा किया है और उसने अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री माइट को फेस किया है। जी, लेकिन फेस कैसे किया है, जैसे आप देखें जब वो पीएमए में होती है ना बॉक्सिंग, तो बेस्ट लूजर भी होता है जो बहुत पंच खाता है लेकिन गिरता नहीं है। अच्छा, तो उसने एज ए मार बहुत खाई, लेकिन अपना रेजिलियंस शो की, करेज शो की, और जवाब भी देता रहा, और अब भी शो कर रहा है कि मैं उसको फाइट करने की पोजीशन में हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम अवामिल जो हैं प्रैक्टिकली देखने पड़ेंगे। कोई मुल्क जो है, चाहे वो ईरान की ही जो हायरार्की है, वो कोई इस तरह के रेडिकल और सेंटिमेंटल लोग नहीं है, जी, जी, बड़ा सोच समझ के चलने वाले लोग हैं। तो इन तमाम धमकियों के बावजूद वो इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए सोच रहे होंगे। और जो मीडिएटर्स हैं वो भी होपफुल इसलिए हैं, तैयारियां इसलिए हो रही हैं कि यस दे विल कम ओवर टू इस्लामाबाद फॉर टॉक्स। और जो सबसे ज्यादा थ्रेट कर रहा है अमेरिका, उनका सबसे ज्यादा प्रोग्राम आ रहा है कि जेडी वैंस जो है वो चलने वाले हैं। ईरान के ऊपर जरा शक शुबा है कि वो नहीं मान रहे, हो सकता है एंड में वो भी मान के वहां पहुंच जाए, उनका जरा टाइम कम है पहुंचने का। जी, जी, तो मेरा ख्याल है कि ये इन चीजों को देखना पड़ेगा। अभी सिचुएशन इज फ्लूइड, और जो कुछ हम कर रहे हैं दैट इज क्रिस्टल बॉल गेजिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ठीक, के अंदर क्या हो रहा है।
और हम जो कुछ कर रहे हैं वो सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए जी जी, बात कर रहे हैं। यकीनन वो उस तरह की इंफॉर्मेशन पास। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर इरफान, फर्ज कर लेते हैं ये जो अब हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहे हैं, कि हम तो अभी फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी तारड़ साहब की तरफ से जो कन्वे किया गया है वो यही है कि इंतज़ार किया जा रहा है ऑफिशियल कन्फर्मेशन का ईरानी डेलीगेशन का। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये अगर ये मामला जो है कल तक या जंगबंदी ख़त्म होने तक हमारे सामने कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, जो पाकिस्तान का स्टेक है, पाकिस्तान वैसे तो ये अगरचे कि ये बिल्कुल ओपनली कह रहा है कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम कोई एज सच कोई इसके सालिस नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आप दोनों मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें और बैठकर बातचीत करें और अपने मसाइल हल करें, हम जो फैसिलिटेट कर सकते हैं आपको करेंगे, क्योंकि दोनों का इत्मीनान पाकिस्तान है। लेकिन क्योंकि आपको पता है प्रोपेगेंडा की दुनिया है आज जो है वो किस तरह से आपके इर्द गिर्द दुश्मन बैठे हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होगा उसको कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान ने ना गुज़िश्ता जब से ये जंग शुरू हुई है, बल्कि उससे भी पहले से, पाकिस्तान एक इंतहाई टाइट रोप के ऊपर चलता रहा है। पाकिस्तान ने वाशिंगटन से लेके बीजिंग तक और तेहरान से लेके रियाद तक एक ऐसे तवाज़ुन को कायम करने की फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, जो कि पूरी एक केस स्टडी है कि किस तरह से एक मुल्क एक ही वक्त के अंदर बिल्कुल मुतज़ाद मफादात रखने वाले ममालिक के लिए एक तो वो एक ट्रस्ट का एलिमेंट बन सकता है, उसके ऊपर सबका ट्रस्ट है, और दूसरा उन तमाम फ्रीकैन को एक टेबल पे लाने की सलाहियत भी उस मुल्क के अंदर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान ने तो कर दिखाया और ये एक पूरी केस स्टडी है। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होगा वो बहुत ज्यादा मतलब इनकी तरफ से हो सकता है। एक आपके करीबी आपका दुश्मन है, मशरिक के अंदर बैठा हुआ है, और जो पहले दिन से जिसको वो लफ्ज कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा रबिश हो जाता है कि मरोड़ उठ रहे हैं उसके अंदर कि ये इतना बड़ा जो वो तो जो पाकिस्तान बहुत जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है उस वक्त भी वो इस तरह की बातें निकाल लेता है जो इंतहाई इलॉजिकल, और वो उनके नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर चल रही होती हैं और वहां के जर्नलिस्ट उस पर डिबेट करते हैं। और भाई बात यह है कि जब जंग शुरू हुई थी 2 दिन पहले मोदी साहब जो थे वो इजराइल में बैठे हुए थे 3 दिन के दौरे के ऊपर, और वहां पे आपने एक फ्रीक को चुन लिया कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। और 47 से लेके 2014 तक जो फॉरेन पॉलिसी रही है इंडिया की, वो बड़ी नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रही है, या मल्टी अलाइंड इसको कह ले कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात वो बना के रखता रहा है। लेकिन अब आके वो अलाइंड हो चुका है और उसने अपने सारे जो वनडे है ना वो अमेरिका की टोकरी में रख दिए हैं, और इस वक्त इजराइल के साथ उसकी दोस्ती। और अभी आप देखते हैं कि स्टेट ऑफ हरमूज के अंदर 2 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है IRGC की तरफ से, जो इंडियन शिप्स थी, और उसके बाद भी आपको इंडिया के अंदर शोर उठता हुआ नजर आता है कि जब से फील्ड मार्शल साहब ईरान के अंदर गए हैं तो उसके बाद ये शिप्स के ऊपर अटैक होना शुरू हुए हैं। मतलब वो कोई प्रोपेगेंडे का जो लम्हा है वो जाने देते नहीं है। तो उनका प्रोपेगेंडा असल में हमारे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बहुत बड़ी ताकत एक छोटे मुल्क की तारीफ कर रही है। तो जो भी इंडिया अगर हमें अपना सबसे दुश्मन नंबर 1 समझता है, तो असल में यह पाकिस्तान की तारीफ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो रकबे से उससे छोटा है, जो माइशत में उससे छोटा है, जो पॉपुलेशन में उससे बहुत छोटा है, उस मुल्क को आप अपना दुश्मन नंबर 1 कह रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर ये हमारे कद को बढ़ा रही है ये बात, लिहाजा हमें उसकी तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आपके ऊपर जो तनकीद हो सकती है वो इजराइल की तरफ से हो सकती है, और इजराइल वो मुल्क है जिसको हमने कभी रिकॉग्नाइज किया भी नहीं है और मुस्तकबिल में करेंगे भी नहीं। तो इस वक्त जो बाकी दुनिया है वो सारी की सारी दुनिया ट्विटर भरा हुआ है ऐसे पैगामात के साथ कि जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जो हैं उनकी तौसीफ की गई है, उनकी मदहसराई की गई है कि जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया के अमन को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पे आए हैं। वो काम जो यूनाइटेड नेशंस ने करना था वो ना कर सका, जो फ्रांस ने, यूके ने, रशिया ने, चीन ने करना था वो ना कर सके। तीसरी जंग अज़ीम रोकी है पाकिस्तान ने। डॉक्टर बिलाल, ये जो पॉइंट है, जो भारतीय प्रोपेगेंडा है, वो तो अल्टीमेटली अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे डेडलाइन करीब आएगी वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह डॉक्टर इरफान कह रहे हैं, इतना कद बढ़ गया है पाकिस्तान का, आपको लगता है कि जो भारतीय प्रोपेगेंडा या इवन इसराइली प्रोपेगेंडा या कोई उस तरह का कोई और 1-2 मुल्क होंगे, उनके प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की जो रेपो डेवलप हुई है या पाकिस्तान का जो कद काट बढ़ चुका है उस पर कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आएगा। उसकी वजह यह है कि भारत का अब चाहे पठानकोट का वकूआ हो, थोड़ी सी मुझे आपने 2 मिनट देने, पुलवामा का हो या कोई भी इशू हो जिस पे भारत ने फास्ट ट्रैक ऑपरेशन किया, दुनिया ने उसे ऑन नहीं किया,
और सबसे बढ़कर 6 मई 7 मई से लेकर 9 मई तक जिस तरह भारतीय मीडिया ने अपने आप को एक्सपोज किया, जो बचगानापन था, मैं यहाँ वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गिरफ्तार हो गए, कराची एयरपोर्ट पकड़ा गया, फलां जगह ये हो गया, यानी द वे दे बिहेव वाज रिडिकुलस, इवन मोर देन रिडिकुलस। तो उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, उनकी कोई से नहीं है। बल्कि यकीन करें, इंटरनेशनल मीडिया के बहुत सारे जो सीनियर कमेंटेटर हैं, आई हैव स्किप्ड देयर नेम, पिछले दिनों में कुछ वीडियोस देख रहा था, एक अमेरिकन कोरेस्पोंडेंट थे, उन्होंने इंडियन चैनल में कहा, यार तुम मजाक कर रहे हो, हम इतने सीरियस इशू पे बात करें। वो पाकिस्तान को लेके बकवास कर रहे थे। फिर चाइना के कुछ एक कोरेस्पोंडेंट है, कोई डिफेंस एनालिस्ट है, इंडियन मीडिया इज नथिंग, जस्ट इट इज जस्ट अ एंटरटेनमेंट मूवी, वो भी थर्ड ग्रेड। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो संजीदा कंटेंट देखते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को, ग्लोबल अफेयर्स को, सिक्योरिटी के इश्यूज को समझते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दिया, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। यही शुबाज को, आई एम नॉट हियर टू किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करा, यही शुबाज गवर्नमेंट 90s के एरा में आई, यही शुबाज गवर्नमेंट 2008 में आई, 2013 में आई, ये माजी में भी रही, लेकिन पाकिस्तान को इतनी इज्जत नहीं मिली। इस वक्त जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है, सिर्फ सहरा जाता है ख्वाजा पाकिस्तान और आसिम मुनीर पर। ये मैं वो बांगे दो कह सकता हूं, ये कोई ठगी छुपी बात नहीं है। किसी को मेरी बात पसंद आए ना आए, अगर आपके पास मजबूत फौज ना हो, अगर आपने अफगानिस्तान को नकेल ना डाली हो, जो कहता था वी आर ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, उसका ये नारा था, अब वो मिन्नतें कर रहे चाइना के जरिए हमारी जान छुड़ाओ। यही ईरान जिसके साथ हमारी सिंपथीज है, इन्होंने भी हमारे साथ शरारत की, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमने उनको 24 घंटों के अंदर ये बताया पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। इंडिया के साथ हमने क्या किया आपने देख लिया, पीएलए के साथ हम क्या कर चुके हैं आपने देख लिया। यानी इस वक्त जो आपकी फौज है ना सर, ये है वहशतनाक दुश्मनों के लिए, दहशतनाक। इन्होंने अपना लोहा बनवाया है। इधर मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं जी, उन्होंने ये किया, ठीक है, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज रिस्पेक्टेबल। इसहाक डार साहब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वी हैव अ ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन इसके पीछे आपकी फौज, आपके शोहदा का खून, आपकी कुर्बानियां, आपकी नॉन कन्वेंशनल वार, जिसमें ख्वाजा पाकिस्तान 40 सालों से एंगेज है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो 40 सालों से जिसकी फौज नॉन कन्वेंशनल वॉर में एंगेज हो? हमने यार जो जितनी भी इंसर्जेंसी हुई है, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमने अपने एटॉमिक एसेट प्रोटेक्ट किए, हमने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया, हमने एक पूरी दुनिया जो यहाँ बैठी हुई थी हमारे मगरिब में, हमने उसमें से भी निकले। और अल्लाह गरीक रहमत करे हमीद कुल साहब को जो कहते थे 9/11 बहाना। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर बिलाल, मैं जरा डॉक्टर नवीद लाई से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ये जो जी आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर बिलाल। मैं जो बात करना चाह रहा था, डॉक्टर नवीद लाई से बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब ये जो अभी 4 ममालिक के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब, ये जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि आपकी एक स्पेशलाइजेशन है सिक्योरिटी के मामलात में, हम इसको पहली बात वो तो इस्लामी नेटो और ये वो, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन ये जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जिसकी बात की जा रही है, आपके ख्याल से ये जो है ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और बाकी ममालिक के लिए भी, और कितनी जल्दी हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इसको ऑन ग्राउंड देख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपस में कोलैबोरेट करें। आपको मैं मिसाल देता हूं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही एक 5 आइज नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जिसमें 5 मेन कंट्रीज ने इंटेलिजेंस नेटवर्क बना लिया जी, जो आज भी चल रहा है दुनिया में। आप अगर निशाना है कि तीसरा मुल्क का डिप्लोमेट जो है वो यहाँ पे आपके लिए अगेंस्ट काम कर रहा है और उनके लिए काम कर रहा है, दे वर्क फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। तो एक तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि इस दौर में पिछले कोई 1 दहाई से भी ज़्यादा से जो वॉरफेयर है वो काफ़ी बदल गई है, जिसको एक रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स कहते हैं, RMA, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये था कि सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट ही ट्रेडिशनल वॉरफेयर थी बर्नर पे जी, और उसमें हाइब्रिड वॉर को भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को भी शामिल कर लिया। 5th या 6th जनरेशन वॉरफेयर शुरू हो गई। मिसाइल्स के साथ दुश्मन को इतना हिट करें कि वो बिल्कुल ही डेसिमेट हो जाए या क्रिपल हो जाए, पैरालाइज हो जाए। तो ये चीज़ें देखते हुए ज़रूरत ये है कि ये एक मुल्क का काम नहीं है, आपने टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना है और इंटेलिजेंस के लिए और दूसरी फोर्सेस के लिए
कोलैबोरेट करना है अपने लाइक माइंडेड जो मुल्क हैं जिनके इंटरेस्ट आपसे कोइंसाइड करते हैं। देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि, और रूल ये है आईआर का कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोर्स इन जी इंटरनेशनल जी रिलेशंस एंड ओनली योर नेशनल इंटरेस्ट इज परमानेंट। जी जी लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पे आपकी बड़ी परमानेंस मौजूद है। आप देखें 70-80 साल से सऊदी अरेबिया है या चाइना है, इवन अमेरिका के साथ आपका रिलेशन अप एंड डाउन होता रहा, लेकिन कायम स्ट्रेटेजिक रहा है। पार्टनर रहा। और बाकी मुस्लिम ममालिक हैं तो उनके साथ आपका ये रहा, तो उनके साथ आपको फर्दर कोलैबोरेशन करनी चाहिए, जो क्योंकि अब ये जरूरत ये है आपका मिलिट्री माइट और मसल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन तो मैं डॉक्टर समझता हूँ ये जो framework सिक्योरिटी है, फ्रेमवर्क जिसकी इसको- बात की जा रही है, ये कोलैबोरेशन की हद तक तो नहीं होगा, ये इससे थोड़ा आगे की चीज होगी यकीनन। ये आगे ही होना चाहिए। कोलैबोरेशन किस बात की? देखिए आप उसमें एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे, इन टाइम्स ऑफ वॉर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एयरफोर्स हो चाहे आर्म फोर्सेस हो, तो ये उस तरह का फ्रेमवर्क होगा। ठीक ठीक है, मैं आप लेकिन अब ये मसला है, जी 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 आप आपको कंप्लीट कर लीजिए, मैं फिर डॉक्टर इरफान और मैं से। ये कह रहा हूँ कि लेकिन इस फ्रेमवर्क में रहते हुए भी जैसे लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है, तो अब सऊदी अरेबिया पे अगर एक मिसाइल लॉन्च हुआ है तो हम पाकिस्तान अटैक कर दें, ऐसे नहीं नहीं होता। यकीनन ये तो उसके भी पैरामीटर्स हैं, आप उसमें जंग में इस तरह नहीं अपने आप को झोंक लेते, ठीक सपोर्ट करते हैं जो मॉरल भी होती है और अदरवाइज भी सपोर्ट की जाती है। ठीक है। अब मैं डॉक्टर इरफान साहब, ये जो खलीजी ममालिक का मामला है, ये खलीजी ममालिक की ये जो कुछ हुआ है इस सारे मामले के अंदर, आपको लगता है खलीजी ममालिक में ये रियलाइजेशन है समवेयर कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी जो है वो खुद बनाना पड़ेगी, वो अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते, और वो अगर ये अड्डे दे के अपने अपने उस रीजन को, उन्होंने एक्चुअली ये अड्डे दिए तो बचने के लिए थे, लेकिन यही उनके लिए उन पर हमला करने की वजह बन गए। तो आपको लगता है कि वो कोई खलीजी रियासतें या ये जो अरब ममालिक है, ये कोई अपना जो ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है वो बदलेंगे? देखिए जी, इस वक्त ना सिर्फ ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री को ये रियलाइजेशन हो चुकी है, बल्कि यूरोप को भी ये रियलाइजेशन हो चुकी है। यूरोप के साथ भी 1949 के बाद जब नेटो बनी तो ये प्रॉमिस किया गया था कि अमेरिका आपको हमेशा आके बचाएगा, और फिर अब आप देखते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये कहता हुआ आपको नजर आता है कि हमें नेटो की जरूरत थी तो नेटो हमारे पास नहीं आया, लिहाजा मैं नेटो से निकल रहा हूँ। अच्छा, और इस वक्त यूरोप के अंदर ये रियलाइजेशन पाई जाती है कि अब हमको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी है, और अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर लगाना है, जो हम पहले सोशल डेवलपमेंट पे लगा रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से जो सब्सिडीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली जो हमारी अरब रियासतें थी, अब वो अपनी आवाम को दे रही थी हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा था कि आप एक इकोनॉमिक हब तो बन रहे थे दुनिया की, लेकिन मिलिटरीली इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपने ये अपनी पावर को भी प्रोजेक्ट करना होता है। पावर की कैपेबिलिटी होना एक चीज होती है, प्रोजेक्शन ऑफ द पावर ये दूसरी चीज होती है। तो इस वक्त आपको जब तक प्रोजेक्ट नहीं करेंगे आप अपनी पावर को, तो ये दुनिया तो आपको खा जाएगी। लिहाजा इस वक्त मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इंतहाई संजीदगी के साथ यूएई की तरफ से भी ऐसी इंडिकेटर्स आ चुके हैं, और दीगर जो अरब कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी ऐसे इंडिकेटर्स आ चुके हैं जो ये शो कर रहे हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका के ऊपर जो इनका ट्रस्ट था अपनी सिक्योरिटी को लेकर वो बिल्कुल डामाडोल हो चुका है। और इस वक्त जो 15 से लेकर 19 के करीब अमेरिकन अड्डे आपको मिडिल ईस्ट के अंदर नजर आते थे, वो तकरीबन पार्शली या टोटली डैमेज या कोलैप्स कर चुके हैं। अब जाहिर बात है उन अड्डों को बनाने में जितना वक्त लगेगा उतनी वक्त के अंदर आप किसी और जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसकी भी आप बुनियाद रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर नवीद इलाही और डॉक्टर बिलाल शफीक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और ये जैसे कह लीजिए कि ये दुआ कर सकते हैं कि जो इस वक्त मुज़ाकरात जो जंग बंदी की ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है डेडलाइन, उससे पहले पहले हम कोई ऐसी खबर ज़रूर सुने जिससे ना सिर्फ इस डेडलाइन में तोसी हो, बल्कि दोनों जो ममालिक हैं ईरान और अमेरिका, वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और बैठ कर ये मामलात हल करें। क्यों? इसलिए कि इस वक्त दुनिया का हर फर्द तकरीबन जो किसी भी खित्ते में रह रहा है वो इस जंग से मुतासर हुआ है किसी न किसी सूरत के अंदर। उसकी ज़िंदगी में इस जंग की वजह से तंगी मज़ीद बढ़ी है। सो इसलिए ज़रूरी है कि इस जंग से जल्द अज जल्द निकल जाया जाए ताकि आम आदमी जो है वो सुकून का सांस ले ले, तेल की कीमतें कम हो, अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हो, महंगाई की जो है ना वो शरह कम हो। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।